हेलो फ्रेंड्स, समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। शिक्षण तकनीक के अंतर्गत हम शैक्षिक तकनीक के प्रारूप, शैक्षिक तकनीक के रूप या प्रकार के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि शैक्षिक तकनीक के कौन कौन से फॉर्म्स हैं या कौन कौन से रूप है या कौन कौन से प्रकार है। रूप के लिए या प्रकार के लिए इससे संबंधित अध्ययन कर रहे थे। उसके अंतर्गत हमने शिक्षण तकनीक, अनुदेशात्मक तकनीक, व्यवहार तकनीक का अध्ययन कर लिया था। उसको 4 भागों में बांटा गया था। 3 भाग हमने अध्ययन कर लिया, शिक्षण तकनीक, अनुदेशन तकनीक और व्यवहार तकनीक का। आज हम अध्ययन करेंगे अनुदेशात्मक प्रारूप। चौथा जो इसका पार्ट है वो कौन सा है? अनुदेशात्मक प्रारूप है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अगर अनुदेशात्मक प्रारूप की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये 2 शब्दों से मिलकर है। कौन से 2 शब्द? अनुदेशन और प्रारूप। अनुदेशन का मतलब हम पीछे भी आपको बता चुके हैं। अनुदेशन का मतलब होता है सूचनाएं देना या सूचनाएं प्राप्त करना। अनुदेशन का मतलब क्या है? सूचना। तो जहां सूचनाओं से संबंधित बातें आती हैं वो अनुदेशन होता है। और अगर प्रारूप, प्रारूप जैसे जानते हैं किसी चीज का प्रारूप कर लीजिए, डिजाइन कर लीजिए किसी चीज का, कहते ना कोई एक प्रारूप बना के लो कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। प्रारूप से मतलब कहते ना एक प्रकार की कार्य योजना कि इसके अंतर्गत क्या क्या होगा। तो कहने का मतलब है सूचनाओं का एक कार्य योजना। इसीलिए प्रारूप से तात्पर्य वैज्ञानिक विधियों से जांच किए गए सिद्धांत और उसके संपूर्ण कार्य से। कहने का तात्पर्य वैज्ञानिक विधि द्वारा जो एक जांच किया गया है तथा जांच की गए सिद्धांत और उसके संपूर्ण कार्यों से हम लेते हैं। जैसे हम शोध कार्य करते हैं तो उसका एक प्रारूप निर्धारित करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या किया जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे। हर एक रिसर्च का अलग डिजाइन होता है। साइकोलॉजिकल रिसर्च डिजाइन अलग होता है, फिलोसॉफिकल रिसर्च डिजाइन अलग होता है, सामाजिक विज्ञान रिसर्च डिजाइन अलग होता है, वैज्ञानिक रिसर्च डिजाइन अलग होता है, चिकित्सीय रिसर्च डिजाइन अलग। तो हर एक डिजाइन मतलब किसी भी कार्य को हम किस तरह से करेंगे, उसकी कार्य योजना पूरी क्या होगी, उसमें हम क्या क्या चीजें प्रयोग करेंगे, उसका टोटल संपूर्ण रूप को, उसके संपूर्ण रूप को क्या कहते हैं? प्रारूप। और सूचनाओं, जो चीज हमें शिक्षण से संबंधित सूचनाएं आदान प्रदान होती है, उसके संपूर्ण रूप को क्या कहेंगे? अनुदेशन प्रारूप। इसीलिए कहा गया। अतः छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए देखिए तकनीक का प्रयोग किस लिए करते हैं शिक्षा में? कि छात्रों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन ला सके, उनके व्यवहार उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि कर सके। तो वही कह रहा है, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए सीखने के सिद्धांत के साथ साथ शिक्षण की परिस्थितियां, हमने कहा ना सिद्धांत के साथ संपूर्ण कार्य शिक्षण की परिस्थितियां, कार्य विधियां तथा नए नए उपकरणों के संपूर्ण रूप, जो भी चीज प्रयोग कर रहे हैं उपकरणों के संपूर्ण रूप को अनुदेशन प्रारूप कहते हैं। क्योंकि केवल सीखने के सिद्धांत पर आधारित शिक्षण द्वारा अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकती। मतलब केवल सीखने के सिद्धांत के आधार पर हम शैक्षिक उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते या अपेक्षित व्यवहार उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सिद्धांतों के साथ साथ जो कार्य है, विधियां हैं और उपकरण है, जो भी चीजें हम प्रयोग करते हैं, उन सभी के संपूर्ण रूप को क्या कहेंगे? अनुदेशात्मक प्रारूप। इसीलिए डेरिक आर्किन ने भी कहा है कि अनुदेशन के प्रारूप से तात्पर्य आधुनिक कौशल, प्रविधियां तथा युक्तियों का शिक्षण एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता के लिए प्रयोग करना। तात्पर्य आधुनिक कौशल, विधियां, प्रविधियां, युक्तियां, प्रशिक्षण की आवश्यकता के लिए, शिक्षण और प्रशिक्षण की आवश्यकता के लिए प्रयोग करना तथा इन कौशलों, युक्तियों, प्रशिक्षणों के माध्यम से शैक्षिक वातावरण को नियंत्रित करता है और कक्षा में सीखने के कार्यों को सरल, सुगम और उत्पादक बनाने में सहायता करता है। ठीक है, ये क्या है? इन्हीं के माध्यम से हम कक्षा और शैक्षिक वातावरण को नियंत्रित भी करते हैं और शिक्षा को सरल, सुगम एवं उत्पादक भी बनाते हैं। ये डेरिक आर्किन कह रहे हैं। किससे? आधुनिक कौशल, प्रविधियों, युक्तियों से।
मेरे अनुसार अगर देखा जाए तो बालक में अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण के क्षेत्र में जो एक प्रारूप डिजाइन योजना होता है, जो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें शिक्षण युक्तियां, शिक्षण सिद्धांतों के अतिरिक्त शिक्षण परिस्थितियां, कार्य, नए नए उपकरण, युक्तियां एवं प्रविधियों को आवश्यकता अनुसार प्रयोग करते हैं कि संपूर्ण रूप को अनुदेशात्मक प्रारूप करते हैं। मतलब व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए जो भी शिक्षण सिद्धांत, विभिन्न प्रकार के उपकरण, नए नए उपकरण, नई नई विधियां, नई नई प्रविधियां, जो भी चीजें हम प्रयोग करते हैं, उसके संपूर्ण रूप, संपूर्ण कार्य योजना को हम क्या कहते हैं? अनुदेशात्मक प्रारूप कहते हैं। किसमें? व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण के क्षेत्र में या शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में, कुछ भी कहेंगे तो इसको कहते हैं अनुदेशात्मक प्रारूप। अनुदेशात्मक प्रारूप को शिक्षा की व्यवस्था और प्रशिक्षण समस्याओं के अलग अलग, मतलब इसको 3 आयामों में बांटा गया। किस आधार पर? शिक्षा की व्यवस्था और प्रशिक्षण समस्याओं के प्रति अलग अलग आयामों का प्रयोग किया गया। अनुदेशात्मक प्रारूप में शिक्षा की व्यवस्था, जैसे जैसे शिक्षा की व्यवस्था है और जो प्रशिक्षण समस्याएं हैं, उसके अकॉर्डिंग इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। इस विचारधारा को 3 भागों में विभाजित किया गया है इस अनुदेशात्मक प्रारूप की विचारधारा। कौन कौन अनुदेशात्मक अभिकल्प के अंतर्गत? पहला है प्रशिक्षण मनोविज्ञान, दूसरा है संप्रेषण मनोविज्ञान प्रारूप और तीसरा है प्रणाली विश्लेषण। ये 3 भागों में अध्ययन किया गया है, ये 3 भागों में बांटा गया है। हम तीनों भागों का अलग अलग अध्ययन करेंगे। पहला प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप। अगर इसका कार्य देखा जाए, इसका मेन कार्य है इनपुट वाला कार्य। क्या कार्य है? इनपुट वाला। उद्देश्य है कार्य विश्लेषण पर आधारित है। इसका कार्य क्या है? प्रोसेस वाला, बीच वाला कार्य, संप्रेषण, टीचर स्टूडेंट के बीच संप्रेषण कार्य। इसका मेन काम क्या है? पृष्ठपोषण और विकास का। इसका क्या है? प्रणाली विश्लेषण, मतलब आउटपुट निकल जाता है। इनके तहत एक प्रणाली का विकसित होना, एक नई प्रणाली का विकसित होना, एक नए सिस्टम का विकसित होना, एक नई डिजाइन का विकसित होना, क्या कहता है? प्रणाली विकास है। तो इसका काम आउटपुट। इन दोनों के तहत ये एक आउटपुट निकल के आता है जिसको हम कहते हैं प्रणाली। इसके अंदर इसका उद्देश्य क्या है? प्रणाली का विकास। ये तीनों आयाम अलग नहीं है, इसलिए कहा गया ये तीनों आयाम एक दूसरे के विरोधी नहीं है, अभी तो एक दूसरे के क्या है? पूरक है और तीनों में घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा व्यवस्था और प्रशिक्षण समस्याओं के समाधान के दृष्टि से पूरक है और इसमें घनिष्ठ संबंध है। अब हम बात एक एक करके करते हैं। सबसे पहले प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप की बात करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि अनुदेशात्मक प्रारूप को 3 भागों में बांटा गया है। प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप, संप्रेषण मनोविज्ञान प्रारूप और प्रणाली विश्लेषण। तो उसमें सबसे पहले हम प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रशिक्षण मनोविज्ञान, जैसे आपके नाम से प्रयोग हो रहा है कि ट्रेनिंग साइकोलॉजी डिजाइन अगर कहा जाए तो ट्रेनिंग में क्या है? किसी भी कार्य के प्रति आपको, आपके अंदर दक्षता का विकास किया जाता है। तो इसमें क्या है? ट्रेनिंग साइकोलॉजी। अगर इस विचारधारा की बात करा जाए, तो ये ट्रेनिंग शब्द की बात अगर की जाए तो सबसे ज्यादा जहां ट्रेनिंग की बात आती है तो वो सैन्य क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण रूप से आती है। तो वही कहा गया, इस अगर विचारधारा का आविर्भाव भी सैन्य क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? सैन्य क्षेत्र में। जब उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रशिक्षण से जटिल समस्याओं का समाधान, मतलब जब सैन्य क्षेत्र में उद्दीपन अनुक्रिया जो सिद्धांत था उससे जटिल समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया या जटिल समस्याओं के समाधान में असफलता मिली, तब टास्क एनालिसिस, तो प्रशिक्षण के बच्चों के विकास के लिए टास्क एनालिसिस अर्थात कार्य विश्लेषण का अनुसरण प्रारंभ हुआ। सैन्य मनोविज्ञान में किसी
के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत से जब जटिल समस्याओं या जटिल कार्यों के प्रशिक्षण में असफलता मिली, सफल नहीं हो पाए, तब प्रशिक्षण के पक्षों के लिए कार्य एनालिसिस, कार्य विश्लेषण, जिसको कहते हैं टास्क एनालिसिस इंग्लिश में, का अनुसरण प्रारंभ किया गया और जिसके परिणाम स्वरूप प्रशिक्षण मनोविज्ञान का जन्म हुआ। किसका? प्रशिक्षण मनोविज्ञान का जन्म, क्योंकि प्रशिक्षण मनोविज्ञान टास्क एनालिसिस पर आधारित है। कार्य विश्लेषण और सेना कार्य विश्लेषण है क्या? कार्य विश्लेषण कहने का मतलब जैसे ट्रेनिंग कराई जाती है, आप लोग अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे ट्रेनिंग के, आप भी बीएड बीडीसी कर रहे हैं तो उसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो आपका एक ट्रेनिंग है शिक्षक प्रशिक्षण का। तो इसमें हर एक चीज का आपके विकास के लिए छोटे छोटे पार्टों में बांटकर आपका विकास किया जाता है। मतलब पूरे प्रशिक्षण प्रक्रिया को छोटे छोटे टास्कों में बांट दिया जाता है। सैन्य क्षेत्र में भी जो 6 महीने का, अगर सेना में कोई भर्ती होता है 6 महीने का उसका प्रशिक्षण काल होता है, पुलिस में भर्ती होता है तो उसका भी प्रशिक्षण काल होता है। तो सब में पूरे प्रशिक्षण काल को छोटे छोटे टास्कों में बांट दिया जाता है। आपके अंदर जो भी कौशल विकसित करना है, उन कौशलों के विकास को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है और उन भागों, प्रत्येक एक भाग का पहले आपको उसमें प्रशिक्षित किया जाता है, उसके बाद दूसरे भाग, फिर तीसरे भाग। मतलब टास्क एनालिसिस, एक छोटे छोटे टास्क को पूरा हो, ये टास्क पूरा हुआ तो दूसरे टास्क पे, फिर दूसरा टास्क पूरा हुआ तो तीसरे टास्क पे चलेंगे। लेकिन जब तक पीछे वाला टास्क पूरा नहीं होगा, हम आगे वाले टास्क पर नहीं जाएंगे। इसको कहते हैं टास्क एनालिसिस। मतलब छोटे छोटे, अगर कहा जाए तो किसी पूरी कार्य को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाए। पहला भाग को अगर हमने पूरा कर लिया तभी हम दूसरे भाग पर जाएंगे, नहीं दूसरे भाग पर नहीं जाएंगे। तो वही चीज यहां पर भी हुआ, टास्क एनालिसिस का अनुसरण हुआ, प्रारंभ हुआ, जिसके प्रसारण स्वरूप प्रशिक्षण मनोविज्ञान का जन्म हुआ और सेना में सर्वप्रथम बम वर्षकों के प्रशिक्षण में इसका प्रयोग हुआ। जो बम वर्षक है, जो बम बरसाते हैं युद्ध के समय, उनके प्रशिक्षण में सर्वप्रथम प्रशिक्षण मनोविज्ञान का प्रयोग हुआ। प्रशिक्षण मनोविज्ञान इनपुट से संबंधित है। हमने अभी पीछे तीनों का लिखा हुआ था कि अंदेशात्मक अभिकल्प जो है 3 भागों में बटा है, उसका अगर हम कार्य भी देखते हैं तो प्रशिक्षण मनोविज्ञान का कार्य इनपुट से संबंधित है, संप्रेषण का आउटपुट से और प्रणाली विश्लेषण का, संप्रेषण का प्रक्रिया से और प्रणाली विश्लेषण का आउटपुट से संबंधित है। तो वही चीज इसमें लिखा गया है कि प्रशिक्षण मनोविज्ञान आधा इनपुट को प्रभावकारी बनाने, किस चीज को? इनपुट को, इनपुट को प्रभावकारी बनाने के कार्य विश्लेषण को महत्व देता है। मतलब टास्क एनालिसिस को महत्व देता है कि हमारा इनपुट अच्छा हो। कहने का मतलब जो कार्य करने जा रहे हैं उसकी रूपरेखा तैयार करना, जिसके कार्य की रूपरेखा तैयार करना और कार्य के विभिन्न अंगों का विश्लेषण करना, जिससे अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। मतलब कार्य की रूपरेखा कैसे करना है, किसी भी चीज को क्या करना है, कैसे करना है, उनके विभिन्न अवयवों का विश्लेषण करना। भाई अगर हमें जंप लगाना है या कुछ भी करना है तो उसको करने से पहले, जैसे अगर शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाए तो हमें पहले तो प्रशिक्षण देना, तो प्रशिक्षण देने या क्लास में शिक्षण देना, पढ़ाना है, तो पढ़ाने से पहले कौन कौन से कार्य हैं जो इनपुट, वो इनपुट का काम, पढ़ाने लगेंगे तो प्रोसेस हो जाएगा और पढ़ाने के बाद जो निकलेगा वो आउटपुट हो जाएगा। लेकिन पढ़ाने जाने से पहले जो कार्य करती है वो इनपुट होता है। क्या होता है? इनपुट होता है। तो पढ़ाने जाने से पहले कार्य वही कर रहा है जिस कार्य की रूपरेखा तैयार करें। एक कार्य रूपरेखा तैयार करें कि हम जाएंगे तो ऐसे पढ़ाएंगे, ये करेंगे, पाठ योजना बनाते हैं और चीजें करते हैं, वही चीज कर रहा है। रूपरेखा तैयार करना
विभिन्नों का विश्लेषण करना। अगर ढंग से रूपरेखा नहीं तैयार की, इनपुट को प्रभावशाली नहीं बनाए हैं, तो हमें अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए इनपुट को प्रभावशाली बनाने के लिए कार्य विश्लेषण को महत्व देते हैं, जिससे कार्य की रूपरेखा तैयार करना और उसके अभाव का विश्लेषण करना है, जिससे अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। इस प्रारूप में एक सीधी विश्लेषण विधि का सहारा लिया जाता है। सिंपल विश्लेषण विधि हमने जैसे कहा, जिसमें प्रशिक्षण अंगों का विकास किया जाता है। एक सीधी विश्लेषण विधि का प्रशिक्षण अंगों मतलब ये विकास हुआ तभी आगे जाओगे, ये हो गया तभी आगे जाओगे, नहीं तो नहीं जाओगे। सिंपल सी बात है। जैसे अगर माइक्रो टीचिंग अगर आपको प्रस्तावना कौशल आ जाए तभी आप व्याख्या कौशल पे जाओगे, नहीं तो प्रस्तावना कौशल करते हो। तो कहने का मतलब सीधी विश्लेषण विधि का सहारा ले, जिसमें प्रशिक्षण अंगों का विकास, जैसे और चीजों का प्रशिक्षण करना तो उसके अंगों का विकास किया जाता है। प्रशिक्षण के विभिन्न अंगों का विकास किया जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। रॉबर्ट गैने और ग्लेजर ने इस प्रारूप पर विशेष प्रकाश डाला है। अगर दोनों बात करा जाए, रॉबर्ट गैने और ग्लेजर ने प्रशिक्षण मनोविज्ञान के प्रारूप पर विशेष प्रकाश डाला है। पूछता है तो ध्यान रखना, यह प्रारूप उद्देश्यों और कार्यों पर बल देता है। क्या उद्देश्य है, उसके अकॉर्डिंग क्या कार्य करना है, उस पर बल देता है। इसको निम्नलिखित तथ्यों में विभाजित किया जाता है, जो इसके सोपान है 3। कार्य तक सबसे पहले कंपोनेंट टास्क, क्या क्या कार्य करना है उस तत्व की पहचान, क्या टास्क है उसकी पहचान। कार्य तत्व क्या कंपोनेंट्स, कार्य के कंपोनेंट्स कौन कौन से, सबसे पहले उसको पहचानना और उसको पहचान और फिर उसकी प्राप्ति के संबंध में विचार करना कि ये तो टास्क हो गया, ये कार्य हो गया, अब इसकी प्राप्ति कैसे करेंगे उस पर विचार करना। पहले क्या प्राप्त करना वो जानिए। भाई हमें प्रस्तावना कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त करना है, पहचान लिया, ये हमारे हो गया, या उद्दीपन परिवर्तन में करना, या एग्जाम्पल कौशल करना। तो पहले कार्य तत्वों की पहचान करें, फिर उन्हें प्राप्त कैसे करेंगे इसके संबंध में विचार करेंगे। जब विचार करने के बाद सीखने की पूर्ण परिस्थिति को एक व्यवस्थित क्रम प्रदान करेंगे कि हमने विचार कर लिया तो हम पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, उसका एक निश्चित क्रम निर्धारित करेंगे कि ये करेंगे, पहले ये स्टेप करेंगे, दूसरे बाद ये, तीसरे ये, चौथे ये, पांचवी स्टेप। इस तरह से हम इसको क्रम प्रदान करेंगे। इसलिए इस प्रारूप को 3 अंग है या भाग में कह सकते हैं। पहला है कार्य विश्लेषण, कार्य का विश्लेषण करें, कौन कौन सा कार्य है, टास्क एनालिसिस करें, जो कार्य है उसका एनालिसिस करें। फिर अंतः कार्य अंतरण, इंटर टास्क ट्रांसफर, दोनों कार्यों में कहां तक समानता है, कैसे एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकते हैं वो देखना है। फिर उसका वही क्रम निर्धारित, प्रॉपर सीक्वेंस, जैसे सीखने की समुचित परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती, एक निश्चित व्यवस्थित क्रम निर्धारित है। इसके द्वारा ये 3 प्रमुख अंग विकसित होते हैं। 3 दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन इसके सोपान जो है, इन सोपानों के द्वारा ये 3 अंग या 3 भाग विकसित होते हैं। कार्य विश्लेषण का, अंतः कार्य अंतरण का और फिर उसका व्यवस्थित क्रम का। अब ये तो हमने बताया प्रशिक्षण मनोविज्ञान है क्या, इसके कौन कौन से सोपान हैं और कौन कौन से भाग। अब ये शिक्षा के क्षेत्र में बात करें कि प्रशिक्षण मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग कहां है, तो शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रारूप का क्षेत्र काफी विस्तृत अगर माना जाए। योग्य अध्यापक बनाने के लिए ध्यान रखिएगा, योग्य अध्यापक बनाने के लिए और अदा को प्रभावकारी बनाने के लिए तो शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में, मेनली किसके क्षेत्र में, शिक्षण प्रशिक्षण। अभी आपको उदाहरण में हमने लेकर जो समझाया वो शिक्षण प्रशिक्षण का उदाहरण था। क्षेत्र में उद्देश्यों का निर्धारण करने, उद्देश्य जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उसका उद्देश्य निर्धारण, उद्देश्यों का व्यवहारिक पदों में लिखना, कैसे लिखेंगे,
छात्राध्यापकों में कौशल विकसित करना, संपट कौशल, व्याकरण कौशल, उद्दीपन पर्यटन कौशल, प्रस्तावना, विभिन्न प्रकार के कौशलों को विकसित करने के लिए यह प्रारूप बहुत उपयोगी है। मतलब इस प्रारूप प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप से अगर हम शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में योग अध्यापक बनाने जा रहे हैं तो योग अध्यापक बनाने के लिए उद्देश्यों का निर्धारण करना, उद्देश्यों का कैसे व्यवहारिक रूप से लिखना है, उनके कौशलों को किस प्रकार से विकास करना है, उसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसके माध्यम से शिक्षण क्रियाओं को, शिक्षण प्रक्रियाओं तथा शिक्षण कौशलों का विश्लेषण किया जाता है। जो शिक्षण प्रक्रिया है और शिक्षण कौशल है उसका विश्लेषण किया जाता है तथा पाठ योजना बनाने में, हमने कहा ना कक्षा में जाने से पहले क्या बनाते हैं, पाठ योजना, ये इनपुट का कार्य है और पाठ्यक्रम निर्माण में वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। पाठ्यक्रम निर्माण हो, पाठ योजना बनाना हो, ये इनपुट का काम। आउटपुट तो प्रोसेस तो संप्रेषण है, जब छात्र और स्टूडेंट के बीच में अंतःक्रिया होती है, संप्रेषण होता है, विचारों सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, तो वह संप्रेषण प्रारूप के अंतर्गत आता है। यहां तो ये चीजें पहले होती है, पाठ योजना बनाना और पाठ्यक्रम निर्माण, इनके लिए वैज्ञानिक आधार भी ये प्रदान करता है। इसके कुछ प्रतिमान भी विकसित किए गए हैं, बहुत सारे प्रतिमान विकसित किए गए हैं। क्या क्या प्रतिमान है तथा इसका क्या उपयोग है देखते हैं। प्रशिक्षण मनोविज्ञान हमने देखा किस प्रकार से कार्य करता है तथा शिक्षा के क्षेत्र में कैसे कैसे इसका हम प्रयोग करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण प्रशिक्षण में एक योग अध्यापक बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जिसमें हम इनपुट को प्रभावकारी बनाते हैं। इनपुट को प्रभावकारी बनाने की कोशिश करते हैं, अर्थात शिक्षण प्रोसेस से पहले का जो कार्य होता है, शिक्षण प्रोसेस से पहले अर्थात शिक्षक जब अध्यापक जब छात्रों के सम्मुख जाता है शिक्षण करने, उससे पहले का कार्य, चाहे वो पाठ योजना बनाना हो, चाहे उनके उद्देश्यों का निर्धारण हो, चाहे उनके कौशलों का विकास करना हो, इन सब कार्यों के लिए क्या करता है, शिक्षण प्रशिक्षण का सहारा लिया जाता है। और इस शिक्षण प्रशिक्षण के ऊपर अनेक मॉडल भी तैयार हुए हैं। तो वही कह रहा है कि 1960 के दशक में इस प्रारूप के अनेक शैक्षिक प्रतिमानों का विकास हो, बहुत सारे शैक्षिक प्रतिमान, बहुत सारे मॉडल, मतलब इस सिद्धांत पर, इस तथ्य पर के आधार पर विभिन्न प्रकार के शैक्षिक मॉडल तैयार किए गए, शैक्षिक प्रतिमान तैयार किए गए, जैसे फ्लोरिडा मॉडल, जॉर्जिया शैक्षिक प्रतिमान, शिक्षक कॉलेज मॉडल, शैक्षणिक प्रतिमान निर्देशन, इसके अलावा बहुत सारे शैक्षिक प्रतिमान इस सिद्धांत पर, प्रशिक्षण मनोविज्ञान के सिद्धांत पर तैयार किए गए। तो 1960 बहुत सारे प्रतिमान तैयार किए गए, 2-4 प्रतिमानों के नाम हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। उपयोगिता का बात किया जाए तो शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिमान विकसित करने में, जैसे यहाँ देखिए ये सिद्धांत है, उसके तहत विभिन्न प्रकार से शिक्षण प्रशिक्षण प्रतिमान विकसित हुए। तो शिक्षण प्रशिक्षण प्रतिमान विकसित करने में अत्यंत उपयोगी है। अनुदेशन का विकास करने में उपयोगी है, छात्रों को अनुदेशन हम दे सके, उसका अनुदेशन का विकास हो सके, उसके लिए उपयोगी है। शिक्षण का कार्य विश्लेषण कर तत्वों में विभाजित कर उन्हें उचित क्रम प्रदान करते हैं। अभी हमने कहा, इसके सोपानों में भी कहा, सोपान में कार्य तत्वों की पहचान करना है। क्या करना है, सबसे पहले कार्य तत्वों की पहचान करना है और फिर उनकी प्राप्त के संबंध में विचार करना है। कार्य तत्वों की पहचान के बाद उनकी प्राप्त के संबंध में विचार करना है और फिर उसके लिए एक व्यवस्थित क्रम तैयार करना है। तो वही चीज तो यहाँ है कार्य विश्लेषण। और अगर किसी चीज को इसके अंक की बात करें तो सबसे पहले होता है कार्य विश्लेषण। तो कार्य विश्लेषण मतलब जो प्रशिक्षण का प्रारूप है उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया और फिर वो भी देखा गया कि एक प्रारूप दूसरे से कितना इंटररिलेटेड है या नहीं। मतलब पहले के बाद दूसरा कौन सा पहले इनको दिया जाए कि पहले के विकास के साथ साथ दूसरा एक दूसरे से क्रमित हो।
किस तरह से कोरिलेटेड है वो पहचान किया गया। फिर उनको क्रम में लगाया गया कि इसके बाद ये दिया जाए तो ज्यादा बेटर होगा, उसके बाद ये दिया जाए फिर ये दिया जाए। ये क्रम तभी निर्धारित हुआ होगा जब उनके अंतःकार अंतरण की हमें पहचान होगी। कार्य विश्लेषण किया, टास्क एनालिसिस किया, छोटे छोटे भागों में बांटा और उसके बाद उनके बीच जब अंतःकार अंतरण की हमें पहचान होगी, हम पहचानेंगे तभी हम उसको सही सीक्वेंस में लगा सकेंगे कि छात्रों में पहले इसका विकास किया जाए, फिर इसके बाद इसका, फिर इसके बाद इसका। तो वही कह रहा है शिक्षण का कार्य विश्लेषण का तत्वों में पहले तो निश्चित कम प्रदान करना। शिक्षण प्रशिक्षण की प्रयोगात्मक समस्याओं का समाधान करती है। प्रयोगात्मक की समस्या ये जब हम प्रशिक्षण देने जाते हैं, बालक जब टीचिंग सीखता है तो उसमें जो समस्या आती है पाठ्य योजना बनाने में, शिक्षण कौशल विकसित करने में, वो विभिन्न प्रकार की जो समस्या आती है सबका वो विकास करना है। ये ब्रांचित अपक्रमित अध्ययन इसी सिद्धांत पर आता है। ब्रांचित में है कि कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांट दिया, एक कार्य का जब तक निपुण नहीं कर लेगा दूसरे कार्य तक नहीं पहुंचाएगा। उसमें आपने गलतियां की तो वहां भेजेगा, वहां जाके देखिए, ये गलतियां की है तो वहां जाके देखिए, उसमें सुधार करके फिर वो देखिए, फिर आंसर दीजिए। अगर फिर भी गलती है तो वहां सुधार कीजिए, फिर आंसर दीजिए। ब्रांचिंग अनुदेशन आगे है चैप्टर में डिटेल में अध्ययन करेंगे। फिर जब आप एक टास्क में निपुण हो जाएंगे तब दूसरे टास्क में जाएंगे, दूसरे रिलेटेड है तो वही चीज दिया कहना जो यहाँ पर कराएगा। तो ये अपक्रमित अध्ययन इसी सिद्धांत का परिणाम है, इसी सिद्धांत पर आ रहा है। छात्रों को व्यक्तिगत समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें सहायता प्रदान करती है। भाई हर छात्र अलग अलग है, सबकी क्षमताएं योग्यताएं अलग अलग है, सबकी भौतिक बुद्धिमत्ता अलग अलग है, तो उनको उन्हीं के अनुसार प्रत्येक छात्र को उनकी व्यक्तिगत समस्याओं के आधार पर उन्हें सहायता प्रदान करता है। भाई आप सीख लिए जल्दी तो आप आगे बढ़ जाओ, दूसरा तुम धीरे सीख पाए थोड़ा रुके सीखेगा, उनको और स्टेप से समझा के भी सिखाएगा। वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुधार लाने में उपयोगी भाई वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम में इसका उपयोग होता है शिक्षण और प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाना। इसके प्रयोग से हम शिक्षण प्रशिक्षण को क्या कर सकते हैं, प्रभावशाली बना सकते हैं। तो ये जो था प्रशिक्षण मनोविज्ञान अनुदेशात्मक प्रारूप के अंतर्गत इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के जिसको 3 भागों में बांटा गया है, उसमें पहला भाग प्रशिक्षण मनोविज्ञान क्या है इसके बारे में हमने जान लिया। अब इसके अंतर्गत हम दूसरा संप्रेषण मनोविज्ञान प्रारूप का अध्ययन करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक जरूर करिए और वीडियो को लिंक पर क्लिक करके देखिए। इसी के साथ आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।